पैदाइश आपकी जो है वो मुल्तान की है। जनूबी पंजाब मुल्तान। जी जी। अपने रंगों में तेरा अक्स छुपाए हुए हैं, ख्वाब नींदों के जजीरों को सजाए हुए हैं। तुझको मालूम है दरवेश निगाहों वाली, हम तुझे देखने मुल्तान से आए हुए हैं। बहुत अच्छे। मैं मोहब्बत का नगर छोड़ आया। हाँ वाह ख्वाब तो ज़्यादा सफ़र होते हैं हाय हाय और मैं ज़्यादा सफ़र छोड़ आया। ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਜੀ ਆਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਨਵਰ ਰਠੌਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, शायरी जब दिल से निकले तो सीधी दिल तक ही पहुँचती है। हमारे आज के मेहमान ख़ास की शायरी भी ऐसी ही तासीर रखती है। शेरी महफ़िलों की शान, जदीद उर्दू गज़ल का चमकता सितारा मुबश्शिर सईद। अच्छा मुबश्शिर भाई, ये बताइए कि इतना लंबा अरसा आपने ज़िंदगी का फैसलाबाद में गुजारा, जी सर। शेर आपने एक भी मिजाहिया नहीं कहा। बस ये अंदर से कुछ ऐसा है, वरना जो मिजाज है फैसलाबाद का आप सब लोग जानते हैं कि वो जुगत वाला है, लेकिन बस शायद उस तरफ नहीं गए, जो ओरिजिनल और सीरियस शायरी उस तरफ आ गए और शेर कह रहे हैं अब तक। अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपने सीरियस का और निकल गया हो इस तरफ फैसलाबादी। वो फैसलाबादी जुगत से या मजाक से तो दूर नहीं रह सकते, क्योंकि एक लंबा अरसा गुजरा है, तो लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बच जाया जाए। अच्छा, पैदाइश आपकी जो है वो मुल्तान की है। जनूबी पंजाब मुल्तान। जी जी। अच्छा, मैं उस हवाले से आपको एक शेर सुना, दो शेर सुना जी दूं, जी जी, वो देखिएगा कि इरशाद। अपने रंगों में तेरा अक्स छुपाए हुए हैं, ख्वाब नींदों के जजीरों को सजाए हुए हैं। तुझको मालूम है दरवेश निगाहों वाली, हम तुझे देखने मुल्तान से आए हुए हैं। बहुत अच्छे। उसके 7 अदद भाई भी आए हुए हैं। मुबश्शिर साहब, आपका वो मशहूर ज़माना, हम अगर तेरे खदो खाल बनाने बनाने लग लग गया। जी मैं पेश कर देता हूँ। हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं, बनाने लग गया। तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं। एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें, होश वालों के सभी होश ठिकाने लग जाएं। सरमदी लहजे में गाते हुए हसास परिंद, दिल की आवाज में आवाज मिलाने लग जाएं। हम अगर वज्द में आए तो जमाने को सईद, कभी गजलें तो कभी ख्वाब सुनाने लग जाएं। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। सर। 100 हज्जाम भी मिलके मेरे बाल बनाने लग जाएं। सबको मिलके भी 2-2.5 साल के जमाने लग जाएं। सर आपके अंदर एक मजाक का है जो बार बार नजर आता है। अच्छा मुबश्शिर साहब, आपकी जुल्फे देख के ये नहीं लगता कि आपने बगैर इश्क की चोट खाए शायरी की होगी? ये चोट खाने वाली थोड़ी अजीब बात है, लेकिन बगैर इश्क के वाकई शायरी नहीं हो सकती। और जहाँ तक जुल्फों का ताल्लुक है, बस ये तो स्टार्ट से ही बस ऐसा है मामला, और बाल रखे हुए हैं। नहीं, बाल वो रखे अंदर हुए नहीं, मिजाज होता आपने है। बाल बाकायदा पाले हुए हैं। अच्छा वो अब शायद मिजाज बन जाता है और चीजें वैसे या फिर आपके साथ कैरी करती सर, ये बाल आपने वाकई खुद से रखे हैं या रखवाए गए हैं? हैं। रखे हैं जी। अच्छा जी, मैंने देखा है उसकी आंखों में। कायनात की सबसे हसीन आंखों के लिए कुछ अशार है। इरशाद। मैंने देखा है उसकी आंखों में, कोई रहता है उसकी आंखों में, वाह ब्यूटीफुल। उसकी आंखों पे लोग मरते हैं, उसकी आंखों पे लोग मरते हैं, कुछ तो ऐसा है उसकी आंखों में, ब्यूटीफुल। सबकी आंखों से हल नहीं होता, क्या मुअम्मा है उसकी आंखों में, रात जुल्फों में डूब जाती है, दिन निकलता है उसकी आंखों में, वाह वाह। ये मुबश्शिर भी ध्यान जीने का भूल आया है उसकी आंखों में। क्या कहने सर, अच्छा ये बताएं कि जनूबी पंजाब की मट्टी ने आपकी शायरी को जिला बख्शने में कितना किरदार अदा किया है? बहुत अच्छा सवाल है। मुकम्मल किरदार अदा किया है। वहाँ के हालात, वाक़यात, इन्वायरमेंट, माहौल, दोस्त और जो एक कल्चर है वहाँ, शायरी और ये म्यूज़िक और लिटरेचर, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये उसका असर है कि मैं जो है पिछले
कोई 17-18 साल से शेर कह रहा हूँ और किताबें भी 2 हैं, वो मेरी मंज़िल आम पर आ चुकी हैं। जी। तो आपने मुल्तान का जिक्र किया और मट्टी का जिक्र किया, तो मैं उस हवाले से 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ। इरशाद। हालत हाल में क्या रोक के सुनाऊं तुझको, तू नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको। अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है, अब जरूरी है कि मैं वजद में लाऊं तुझको। तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको। उसने एक बार बड़े प्यार से बोला था सईद, मेरा दिल है कभी सीने से लगाऊं तुझको। कर लिया एक मोहब्बत पे गुजारा मैंने, चाहता था कि मैं पूरा भी तो आऊं तुझको। नाइस। क्यों किसी और की आंखों का कसीदा लिखूं, क्यों किसी और की मिद्दत से जलाऊं तुझको। ऐन मुमकिन है तेरे इश्क में जम हो जाऊं, वाह और फिर ध्यान की जन्नत में ना लाऊं तुझको। वाह वाह क्या क्या। अच्छा जी, शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं? खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं। शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं। वाह। अब कोई शख्स तेरे जिस्म पे काबिज हुआ है, यानी सब सांप खजाने के लिए होते हैं। बहुत आला, बहुत आला, क्या बात। बहुत आला। गर्दने कौन झुकाता है मोहब्बत में सईद, यार सीने से लगाने के लिए होते हैं। बहुत आला, बहुत आला जी, बहुत आला, बहुत पर आला। आपकी गजल मैंने भी पढ़ी थी, हालांकि लिखी आपने खूब थी, मैंने तो बस पढ़ ली, वायरल हो गई तुक्के में। मैं मोहब्बत का नगर छोड़ आया। हाँ, वाह। दिल ने रोका था मगर छोड़ आया, मैं मोहब्बत का नगर छोड़ आया। ख्वाब तो ज्यादा सफर होते हैं, हाय हाय। और मैं ज्यादा सफर छोड़ आया। एक दहलीज पे कुछ फूल धरे, एक दरीचे में सहर छोड़ आया। बहुत आला। क्या क्या, बहुत खूबसूरत। एक दरीचे में सहर छोड़ आया। अच्छा जी, वो वाली हाथ में हाथ लिए फिरते हैं। हाथ में हाथ लिए फिरते हैं, हाँ। हम तुझे साथ लिए फिरते हैं। वाह वाह वाह। बांध कर एक दिए की लो में हिजर की रात लिए फिरते हैं। वाह। मरने वालों को कहाँ दफन किया, हम उन्हें साथ लिए फिरते हैं। मुबशर साहब, अगर अब आप इतने हसीन हैं तो यूनिवर्सिटी में तो कमाल ही कर देते होंगे। सब हसीनाओं के लिए एक एक शेर कहते थे या फिर सबको एक ही शेर में टरखा देते थे? बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने का। मेरे ख्याल से हर हसीना के लिए अलग अलग शेर कहे होंगे। नाइस। और फिर मैं उन्हें क्या आपको देता इस था, बात पे एतराज करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में आप प्यारे थे। आप पूरे कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि अभी भी मैं प्यारा हूँ। Okay. हमारा ओवर कॉन्फिडेंस देखे ना। ताज़ीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अब वो हो जाए मेरे साथ साथ चल। मौसम है खुशगवार मेरे साथ साथ चल, वाह। ए रश्के नो बहार मेरे साथ साथ चल। दुनिया बड़ी फजूल है, बिल्कुल फजूल है। दुनिया को छोड़ यार मेरे साथ साथ चल। क्या बात। उल्फत तेरा वजूद है, उल्फत मेरा वजूद, कर इसका एतबार मेरे साथ साथ चल। मुझको दवाम बख्श दे अपने विसाल से, यानी कि बार बार मेरे साथ साथ चल। वाह। अच्छा मुबशर साहब, ये बताएं कि सोशल मीडिया ने कितना किरदार अदा किया है। ये जो नौजवान शायर हैं जिनको इतनी पजीराई मिल रही है, आपकी शायरी जेंज़िस तक पहुंच रही है, तो आप इसको कहाँ पे ग्रेड करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से शायरी ज़्यादा फ्लोट हुई है, लोगों तक गई है। और जेंजी का आपने जिक्र किया, वाकई जेंजी जो है वो मुशायरों में आ रही है, टिकटॉक्स बना रही है और व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर करती है। तो इसका एक पॉजिटिव असर भी है कि लोग जो है वो शायरी की तरफ आए हैं। और पॉजिटिव असर भी है। इसका मतलब है इसका कुछ नेगेटिव असर भी है, क्योंकि शायरी एक खास रंग में कैद होके रह गई है जेंजी की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। वो
शायद एक तरह की शायरी सुनने की तरफ चले गए हैं। हालांकि शायरी में सैकड़ों किस्म के टॉपिक्स होते हैं, हर तरह के टॉपिक को सुनना चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि वो एक तरह की जिसको हम शायरी कह सकते हैं वो पसंद कर रही है। लेकिन मैं इससे फिर भी पॉजिटिव पहलू निकालता हूँ कि यकीनन आने वाले दिनों में चीज़ें मैच्योर होंगी और यकीनन जो शायरी की और पहलू हैं जेंजी उस तरफ भी जाएगी। आजकल की जेंजी की शायरी यही है कि सिगरेट बुझा दिया और पता भी ना लगा। ओए ओए ओए, सिगरेट बुझा दिया और पता भी ना चला। सिगरेट को या तुम्हें? सर आप छोड़ दें ये जो ओए वाह वाह दाद दे रहे हैं, आप जेंजी बनने के चक्कर में दे रहे हैं। कमाल शेर है यार, कमाल शेर। यही है। हम नौजवानों में बहुत पॉपुलर हो। वस्ल की रोशनी आंखों में बसाने के लिए, इरशाद। तुम ही सो जाओ मेरे ख्वाब में आने के लिए, वाह वाह वाह। वस्ल की रोशनी आंखों में सजाने के लिए, तुम ही सो जाओ मेरे ख्वाब में आने के लिए। और एक अलमिया है जी, हमने ले दे के यही एक मोहब्बत की है, आए दुनिया में थे हम नाम कमाने के लिए। ये दरख्तों की कतारें, ये सितारों का हजूम, मुझको रुकना है यहाँ चांद बनाने के लिए। दिल ब दिल होते हुए दर बदरी तक आए, अपनी वहशत के खदो खाल सजाने के लिए। मुझको फिर अपनी तरफ लौट के आना है सईद, दिल लगाने के लिए, ख्वाब सुनाने के लिए। वाह 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 वाह। बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा मुबशिर भाई, सवाल नहीं मेरा ख्याल ही है कि जैसे आपके बाल हैं, जैसा आपका जुस्सा है, आप शायरी की तरफ क्यों आए? आप FIA में क्यों नहीं गए? सर इसका मुझे नहीं पता, बस मैं शायर हूँ और शायर हूँ। उस तरफ कभी सोचा भी नहीं कि FIA में जाना आप है। FIA में जाते, फिर इसने पूछना था आप CCD में क्यों नहीं गए? कुछ भी पूछ सकते हैं। जी जुनैद भाई कुछ शेर देखिएगा, मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ। इस्म और जिस्म से तालीम दिलाया हुआ है, रूबरू अक्स के दिल आप ही आया हुआ है। वाह बहुत अच्छा, बहुत आला। चैन मिलने की तवक्को तो न रखे वो भी, जिस किसी ने दिले दरवेश दुखाया हुआ है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। चैन मिलने की तवक्को तो न रखे वो भी, जिस किसी ने दिले दरवेश दुखाया हुआ है। इसको कहते हैं फसाने का हकीकत होना, हाथ खुशबू का मेरे हाथ में आया हुआ है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और जो उदासी के मफाहीम बताती है सईद, मैंने उस याद को सीने से लगाया हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मैंने उस याद को सीने से लगाया हुआ। अच्छा मुबशिर साहब, आपकी दोनों किताबों के नाम क्या हैं? पहली किताब जो है वो ख्वाबगाह में रेत है, जो 2016 में छपी थी, और दूसरा मजमूआ ख्वाब सरा के भेद, जो 2023 में मंजर आम पे आया। दोनों में ख्वाब है, दोनों में ख्वाब है। और 2016 में थी ख्वाबगाह में रेत। तो आज 2026 तक साफ नहीं कराई रेत आपने। ख्वाब सरा के भेद यानी कि ख्वाब सरा में जो भेद हैं उस तक मैं पहुंच गया। अच्छा, तो वो मैंने उस हवाले से शेर भी कहे थे कि ख्वाब सुनने से गए, इश्क बताने से गए, जिंदगी हम तेरी तौकीर बढ़ाने से गए, घर के आंगन में लगा पेड़ कटा है जब से, हम तेरी बात परिंदों को सुनाने से गए। यार बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत खूबसूरत। क्या बात। बहुत आला। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, मिसरा अटक जाए तो क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, चाय पीते हैं, किसी की बेवफाई याद करते हैं, मोबाइल निकालकर मैसेज पढ़ते हैं, बेगम से बहस करते हैं। किसी की बेवफाई याद करते हैं। बेगम से बहस करने में तो अगले पिछले सारे मिसरे भूल जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। हमने जिक्र किया था, बल्कि अपने व्यूअर्स से ये वादा किया था कि हम
कुछ अरसे के लिए कम अज़ कम ज़रूर हम मोटरसाइकिल के जो हिफाजती असूल हैं या बाइक सेफ्टी ज़रूर डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि आदाद शुमार हमने अपने व्यूअर्स के सामने रखे थे कितने खौफनाक हैं, कितनी बाइक्स पाकिस्तान में है और उनमें हादसात की शरह कितनी ज़्यादा है। हमने अर्ज़ किया था कि किसी सरकारी या निजी हॉस्पिटल की आप इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाएं, हर दूसरा केस जो है वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का है। अच्छा, तो आज जो उस हवाले से जिस पहलू का हम अहाता करना चाह रहे हैं वो एक हवाले से बड़ा नाजुक सा मौजू है। नाजुक है नहीं है, हमने बना दिया है अपनी अजीबो गरीब सोच की वजह से, क्योंकि मुझे याद है कि जब हस्बे हाल में मैंने इसका जिक्र किया था तो कमेंट्स में मेरी अच्छी खासी तवाज़ो की गई थी, बाकायदा गालम गलोच की गई थी। क्या वो बात ये थी कि मैंने सिर्फ इतना अर्ज करने की जसारत की थी कि हम ये जो खवातीन को मजबूर करते हैं, जो पीछे बैठने वाली खवातीन है बाइक पे, ये दूसरी सवारी जिसको हम कहते हैं, कि हम दोनों टांगे एक तरफ करके वो खवातीन को बिठाते हैं और ये लाजिम है। और अगर खातून जो है वो एक आम सवारी की तरह एक टांग इधर एक टांग इधर, जैसे जो बैठने का हक है, जो तरीका है बैठने का, और जो उसके इंश्योर करता है उसकी सेफ्टी को भी, वो उसको हम गालिबन कोई बद अखलाकी या गैर अखलाकी या बेशर्मी की अलामत समझने लग गए। हालांकि इसका शर्मो हया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी सोच इतनी महदूद हो गई है, इतनी महदूद हो गई है कि अगर वही खातून जो है वो चला रही है बाइक तो जाहिर है नॉर्मल अंदाज में चला रही है, दोनों टांगे एक टांग एक साइड पे, एक टांग एक साइड पे करके नॉर्मल अंदाज में बाइक चला रही है। लेकिन अगर वही खातून पीछे उसी स्टाइल में बैठी हुई है तो हमें देखने में भी अजीब लगेगा, हम फौरन कोई फतवा भी जारी कर देंगे। तो मैंने जब इसका जिक्र किया था तो लोगों ने कहा था ये कोई मौजू है बात करने वाला। अच्छा। अब मैं इस मौजू पे मैंने क्यों बात की थी, वो इसलिए कि आप जहां भी देख लें, जब भी आप सड़कों पे रोड एक्सीडेंट देखेंगे तो गाड़ी की बाइक की टक्कर बाद में होगी, खातून उड़ के पहले बेचारी चौक के दरमियान में गिरी होगी। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ इसलिए कि उसके बैठने का जो स्टाइल है वो इंतहाई ऑकवर्ड है, रिस्की। आप जरा मर्द को कहे ना कि मर्द दोनों टांगे एक तरफ बैठ के दिखाए और अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रख के दिखाए, और फिर जुल्म ऊपर से ये करते हैं कि उस खातून की गोद में दो दो बच्चे भी पैदा करके पकड़ा देते हैं, इन्होंने भी तू साम, घर में भी संभालो और मोटरसाइकिल पर भी तुम संभालो, सही बात। घर का जो सौदा सलब लेके आए हैं वो भी तुम संभालो, यानी आप दोनों चुप हो ताकि सारी गालियां मुझे पड़े। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तान में कहा जाता है कि ऑकवर्ड स्टाइल में खातून बैठी हुई है, हालांकि खातून वैसे ही बैठती है पूरी दुनिया में। आप कहीं भी चले जाएं, जैसे बाइक का ड्राइवर बैठता है वैसे ही खातून पीछे बैठती है। और सेकंड, यहाँ पे कोई खातून पीछे बैठ के जा रही है तो देखने वाले बाबे माशे कहेंगे हाँ नहीं बड़ी वेखो बंदा ही बड़ी मेहंदी अपने लो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे देखने का अंदाज है जिसको बदलने की जरूरत है। और क्या, क्योंकि ये एक तरह से सीधा सीधा ये सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा, फिर होता क्या है कि हमारे यहाँ देख लें 99% बाइक्स जो होंगी ना उन पे पीछे बैठने वालों के लिए फुट रेस्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे, होता। यस। हवा में पाँव लहरा रहे होते हैं, अल्लाह के आसरे पे बेचारी पीछे खातून बैठी जा रही होती है। और ये कितनी ज्यादती है देखा जाए तो। और सर बाइक पे पीछे बैठने वाली खवातीन के साथ ये जुल्म भी होता है कि वो उनका जो दुपट्टा होता है ना वो व्हील में आ जाता है, वो गिर भी जाती है और फंदा भी लग जाता है। फंदा भी तो आजकल आपने देखा होगा वीडियो एक बड़ी वायरल चल रही है कि वो पुलिस वाले गिरने वाली खातून का दुपट्टा फाड़ के काट के उसको आजाद करा रहे हैं। हमें एहसास ही नहीं है ना। मैं इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूँ कि एक दफा जो मर्द आगे बैठ के हेलमेट भी पहना होता है, सबसे बड़ा दूसरा बड़ा जुल्म ये सिक्योरिटी के हवाले से है कि पीछे बैठने वाली औरत ने कभी हेलमेट नहीं पहना। मैंने जिंदगी में आज तक मेरा ख्याल 1 या 2 दफा देखा होगा कि पीछे बैठी खातून ने भी हेलमेट पहना होगा, जिंदगी में 1 या 2 दफा देखा होगा। भाई उसकी जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारी। आगे तुम चौड़े हो के तुमने हेलमेट पहना हुआ है और पीछे वाली ने बेचारे 2 बच्चे उठाए हुए, सामान उठाया हुआ है, दोनों पाँव एक तरफ किए हुए, एक तरह से वो मौत के कुएं में बैठी हुई है यार। अच्छा सर, हमारी सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स या मुनाफकत की इंतहा ये है कि वही जो खातून जिसको सारी जिंदगी फोर्स किया जाता है कि भाई दोनों टांगे साइड पे करके तो तुम सफर करो,
जब वो बुजुर्ग हो जाती है, कोई भी आप अम्मा जी देख लें तो उसको कह रहे होंगे कि माँ जी एक टंग इधर करके ते एक टंग इधर करके बैठना, बल्कि मैंने पिछू कोट के जफ्फी पा के बैठना, फड़ के रखना। हाँ, इसलिए कि उस वक्त जो है वो खातून जो है वो ये रिस्क ले नहीं सकती बुढ़ापे में कि दोनों टांगे एक तरफ करके बैठे। प्रैक्टिस की सारी जिंदगी उसने प्रैक्टिस, लेकिन उस वक्त जो है वो कमजोर हो चुकी होती है, उस वक्त हमारी ख्वाहिश होती है कि अब वो नॉर्मल अंदाज में बैठना शुरू कर। अच्छा, फिर अब ये देखें कि हमारी सोच का अंदाज कि जिनको हम बिल्कुल गांव देहात में, हाँ, हमारी बहुत सारी खवातीन हैं, माइयाँ, बीबियाँ, बहनें, वो जब ऊँटनी पे बैठती हैं तो दोनों टांगे एक तरफ करके बैठती हैं, नॉर्मल अंदाज में बैठती हैं जैसे मर्द बैठते हैं, उसी तरह ऊँटनी पे खवातीन बैठती हैं। वहां पे हमें एतराज नहीं होता, बाइक पे बैठने पे एतराज अच्छा सर, हमारे देही एरियाज की जो खवातीन है ना, आप अभी भी आप जाके देख लें, 90% खवातीन जैसे आप कह रहे हैं कि वो ऊँटनी पे बैठ जाती हैं या घोड़े पे, घुड़सवारी पे बैठ जाती हैं, वो अभी भी बाइक पे वैसे ही बैठती हैं। बोला क्यों? वजह वहाँ खड्डे ही बड़े होते हैं। तो मैं इन शॉर्ट ये समझता हूँ कि इस हवाले से हमें रवैये से ज्यादा अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इस अंदाज में खातून को पीछे बिठाने से एक और नुकसान ये होता है कि जो बाइक का ड्राइवर है ना, बाइकर जो है, वो कभी भी अपना बैलेंस जो है बाइक का वो मेंटेन नहीं कर पाता ठीक तरह से। खास तौर पे जरा सा वो गड़बड़ाता है तो खातून पहले गिर जाती है, क्योंकि उसकी वजह से बैलेंस खराब हो रहा होता है ना, एक तरफ को टिल्ट किया होता है, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है। इसका मतलब है दोनों मौत के, वो कहते हैं ना, चक्की पे सवार होके उड़ रहे बिल्कुल होते हैं। मौत के चरखे पे हैं। नहीं जुनैद भाई, मैं समझता हूँ ये बात करते रहना चाहिए। शुरू में ये बेशक ऑकवर्ड लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तब्दीली आ गई तो शुरू में शायद ऑकवर्ड लगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर लाला ये रूटीन में लगे, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन लाला, जब पढ़े लिखे लोग इस बात को समझेंगे, बात करने से ही बात बनती है। अच्छा जी, चलते हैं आज की खबर की जानिब, और खबर भी बड़ी हैरान कुन है। अब फैसला करना मुश्किल है, ये फर्ज शनासी है या जिदबाजी। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन चालान करने के लिए चलती हुई गाड़ी के साथ लटक गया। अच्छा, मेरी छठी इस कह रही है कि ये जो वार्डन है ना, ये उसका चालान करने के लिए नहीं उसको रोक रहा, गाड़ी वाला वार्डन को कर गया जुगत। हाँ। और वार्डन गुस्से में अब उसको कह रहे, ले हुन मेरा जवाब बड्डे हाजी हो रही सुनेंगे। अगर आप वीडियो देखें, अगर उसने जुगतें लगाई भी हैं ना, तो जान पे खेल के लगाई हैं। ये वार्डन जो है ना, लटकी हुई हालत में भी जरूर कह रहा होगा ड्राइवर से कि आज अल्लाह ने गड्डी देती, वरना तेरे के बंदे को वध तो वध 3 पहियां लकड़ दा रेड़ा हुंदा। सर, मुझे लगता है ये गाड़ी वाला जो है ना, ये वार्डन का करीब रिश्तेदार है, और वार्डन से इसकी गाड़ी हजम नहीं हो रही। और सर, वो लटक के पूछ रहा है, सच्ची सच्ची दस तोड़े कर तो 2 वक्त दी रोटी नहीं सी पकदी, तू गड्डी कित्थों ले ली, तू राते टिकटॉक लाइव ते बैठदा है ना। चले जी, अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब। और सर, आज की वीडियो बड़ी हैरान कुन है। हमारे यहाँ लोग थोड़े से बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़ी सी एज ज्यादा हो जाती है जब उनकी, तो वो बेड से लग जाते हैं कि अब मैं हिल नहीं सकता, अब मैं जुल नहीं सकता। और देखिए, चाइना की खातून है, एज है उनकी 92 ईयर्स, और कितना ऊंचा गेट फैलांग रही है बच्चों की तरह। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जिस्मानी तौर पे तो मुस्तैद है माशाल्लाह, अब दिमागी तौर पे कैसी हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है कि उन्होंने गेट फलांगने के बाद देखा हो कि गेट तो खुला हुआ है। लेकिन सर, फिर भी आप उसकी हिम्मत को दाद दें। सर, वैसे अम्मा की परफेक्शन बता रही है कि रोजाना लेट नाइट आखिरी शो देखने जाती है। इस अम्मा को देख के मुझे यकीन हो गया कि ये जो हमारे बुजुर्ग है ना, ये ड्रामेबाजी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इनकी खुराकें होती हैं। सर, मैं सोच रहा हूँ ये इतनी फुर्ती से अम्मा गेट फलांग के जा कहाँ रही हैं? उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि सामने रहने वाले बाबे को बताने जा रही हैं कि बिल आखिर हमारी मोहब्बत रंग ले आई, अम्मी अब्बा मान गए। तज़ीन, यहाँ मुझे लेना है एक वक्फा, हमारे साथ रहिए। तज़ीन, इंसान जब ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके मंसूबे बनाता है तो उसका हाल कुछ इस तरह का होता है। आइए आपको दिखाते हैं आज के अपने स्किट में। परवेज, छुरी कर ली तेज? मेरी जुबानी काफी है। मैंने आम चिरवाने, गडेरिया नहीं। असल में सर, छुरी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंगो पार्टी में कुछ आम होंगे चूसने वाले, कुछ होंगे काटने वाले। बेगम, पहली दफा दोंदा आम देखा है मैंने जो काटा जाएगा। आम तो पोला सा फल है, जैसी मर्जी से खा लो। नहीं, उसने कौन सा तुम्हारे हथी पड़ जाना है। असल में सर पता क्या है,
मैंगो पार्टी करना हमारी 400 साल पुरानी खानदानी रिवायत है। और इस खानदानी रिवायत में जो सीजन की पहली मैंगो पार्टी होती है ना, वो हम अपने कोई खास लोगों को कराते हैं जी। बेगम 400 साल पहले आम होते थे? तुम्हारे खानदान में तो 4 साल पहले तक नहीं थे। वो तो शुक्र करो जब से मैं ब्याही आई हूँ तो तुम्हारे खानदान में फ्रूट्स खाने का फैशन पैदा हुआ है। पता है आपको, इनके खानदान में अध पा बेर रख के और सारा खानदान आले दुआले बैठ जाता था। ते सोच रहा होता सी साडे चो कोई एक मरे ते फेर ही पूरे होने ने। अरे भाई भाभी बड़ी जोली है जी। बहुत। वैसे ये आले दुआले क्यों बैठते थे? वो बेर कच्चे होते और थे। बेर पूरे करने के चक्कर में दादे ने दादी मार दी। ओए लो। और इसकी दादी जो हिट हुई भाई क्या बताऊं। और अब उनका हर साल इलाके में उर्स होता है। माई बेर आली दा उर्स हो रहा है। अद्धे पाओ तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाता बेरां दा। अरे भाई भाभी बड़ी जोली है आप। भाई द वे बॉस, बेरों के आले दुआले क्यों बैठते थे? ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਹੈ। नाले उस दौर च बेरां दी पैल एंजी पैंदी सी। अच्छा, मैंने समझा पता नहीं बेर तत्ते होते थे, सारे बैठकर सेकते थे। भाई दबे भाभी की चुप हैं। वो इनके मामूजाद भाई आ रहे हैं ना मुल्तान से, मल्टीपल मैंगोज लेकर। आपको मेरे शौहर ने बताया ना, हमारे खानदान में मैंगो पार्टी बहुत जरूरी मानी जाती है। जब मैं इस घर में ब्याही आई थी ना, ओए होए, सबसे पहले मुझे मैंगो पार्टी के अदब अदाब सिखाए गए थे। जी। ये तो ताज पोशी से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंगो पार्टी यहाँ पे होती थी और डंके लखनऊ में बजते थे। एडे खट्टे अंब सन। खट्टा क्या मतलब? आपकी तो शक्ल से लग रहा है बॉस कि आपने सारी जिंदगी अचार ही आम खाया है। और आपकी शक्ल से लग रहा है आपने बाजार ही नहीं खाया कभी। और हम क्यों खाएं बाजारी? हमारे तो अपने बागात है और मीलों में जी। हमारे परदादा जी जब जाते थे वो घोड़ों पे जाते थे। वो घोड़े इतना सफर करते थे, घोड़ा थक जाता था, फिर दूसरा घोड़ा मंगा के फिर उसके ऊपर बैठ के फिर आगा को। अब लैंड क्रूजर का दौर है, लैंड क्रूजर बैठ जाती है, बाग नहीं खत्म होते जी। ते लैंड क्रूजर नवी ले लो। ਤੁਹਾਨੂੰ कहते है 10,000 तनख्वाह बता दो। तेरे अंब लेट हो रहे हैं, मैं घटा लेनी हूँ। जैसे ईद से एक रात पहले चांद रात होती है ना, इसी तरह से हमारी मैंगो पार्टी की एक रात पहले आम रात होती थी। इधर से आम रात का चांद नजर आया नहीं और बंदरगाह पे अंग्रेजों के बैरिजाज ठक ठक लगने शुरू हो जाते थे। पार्टीशन तो पहले ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿतਨੇ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। अच्छा मेनू आज पता लगा ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे तुहाडे आम भी खाण आई सी। हैं? ये चैप्टर मशरते आलू में छप गया। कदों दा? देखिए जी, साडे खानदान दी तारीफ किथे तक पहुंच गई। काफी देर तो देख रहे हैं हम। अंबा दी की तारीख सी? आज की तारीख है हाँ, तो बहुत आज की। बेगम आप हमारे मेहमान खुसूसी है, हम कोई आम खानदान के नहीं है जी। अभी तो कह रहे थे हम आम खानदान के हैं। मेरा मतलब है जी, हम आम खानदान के नहीं, खास खानदान के हैं जी। बड़ा बड़ा खानदान है जी हमारा। ये अनवर लठौर जो अम्ब है, ये किसके नाम पे मशहूर है? जिसके मेरे परदादा हाजी अनवर के नाम से जी। हाँ जी, मेरे परदादा का नाम हाजी अनवर राठौर था। अच्छा, राठौर। हाँ, वो बिगड़ते बिगड़ते राठौर हो गया। अच्छा जी, ये लंगड़ा फिर कौन था? मेरी दादी का पहला शौहर दादी का अच्छा। पहला शौहर? जी। दूसरे शौहर ने तो उसकी टांग तोड़ी थी, तो वो लंगड़ा मशहूर हो गया। जी। आजकल तो बाल्टी में आम डाल के ठंडे करते हैं ना। लो इनके यहाँ तो गिलास में आम ठंडे कर लेते हैं। हमारे जो लगड़ दादा थे ना, हेड तो उन सब बिराज में ना ट्रकों के ट्रक आम डाल दिया करते थे। 2 घंटे बाद जब आम ठंडे होते थे ना, तो जाल डाल के आमों को निकाला करते थे। जाल डाल के आम पकड़ते थे जी। लो जी, रहू आम मैं पहली बार ही सुने। भाई ये खानदान आपका है, लेकिन अंबों का भाभी को ज्यादा पता है। ये मेरे खानदान की पहली किताब इसने पढ़ी है ना, मैंगो की बरसात। जी जी जी, जी। हाँ जी। इसलिए इसको सारा कुछ पता है, मुझसे भी ज्यादा पता है। अंदर की जो बातें ये जानती है। अंदर की बातें अब आपके लिए जो टब साफ की है ना, उसमें जरा भी गंदगी नहीं होगी। उसमें बर्फों के बुलाक, बस आम आने ही वाले हैं। अब इंशाल्लाह अभी आपके सामने जब आम रखूंगा ना, आप पहले देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। मैंने बेहोश कर चेती, मैं इस तो ज्यादा ना बह नहीं सकता। बस जी आप बेफिक्र हो जाए, मैंने अभी लोकेशन लगा के पता किया, 20 मिनटों तक वो पहुंच जाएगा। लो 13 मिनट का टोटल सेगमेंट है, तो 20 मिनट च पहुंचना ही उन्हें। आ रही है बात। चलो
अब तो नुक्कर पर होगा। जल्दी कर लो, अब तो मैं आमों की तस्वीरें देखने लग गया हूँ। बैठे बैठे बुस गए हैं बेचारे मेरे हस्बैंड। प्लीज जल्दी कर ले, हमने आते हुए स्टेटस डाला था गोइंग टू अटेंड मैंगो पार्टी, अभी तो क्या एक पिक्चर अपलोड नहीं हाँ, की। क्योंकि अगर आम ना आए तो ठंडे पानी में फिर पूल पार्टी हो जाएगी। आप स्टेटस की बात करती हैं, बस अभी आम आ जाए ना जी। हाँ। आपने ये तो सियाणों से बात सुनी होगी ना, सब्र का फल मीठा होता है। वो आम है, अच्छा। और वो भी हमारी जमीनों का, इसके बारे में कहा था उन्होंने। अच्छा जी, ये तो है। खैर, जो आम यहाँ आप खाएंगे, ये बताएं साथ ले जाने के लिए कोई पिकअप शिकअप लेकर आए हैं? आप ना आम लेके मैं सिर पे रख के ले जाऊंगा प्लीज। बेफिक्र हो जाए, आप मंगवाएं सही, हम तो जेबों में डाल के ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाजी आप पेटी ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਉਣਾ ਦਰ। भाई आप तो कह रहे थे 15 किस्म के आम मनों के हिसाब से आ रहे हैं, ये तो सिर्फ 2 पेटी हैं। लगता है बाकी माल ना अपनाए हुरमस दे विच फस गया होना है। कोई नहीं, कढ़ा लांगे। रखो थले। ਹੱਥ ਪਵਾਓ। ध्यान से, ध्यान से। बिस्मिल्लाह। आराम ना पेटी ना टूट जाए। ओए माशाल्लाह, क्या खुशबू आ रही है आमों अच्छा, की। वाह। आपको ही आ रही है, आपकी तरफ ही पड़े हैं ना। हाँ जी। जी, बड़ा तड़पाया है ना अम्बा ने, छेती खुल जा। एक पट्टी खोल गई। हैं? ये क्या है? ये मेरा ख्याल कफन लेके आया है। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਜੀ ਆਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ओह, मैनू लगता है मेरे दादा अनवर राठौर दे कपड़े भेज दिते ने उन्होंने। आ दूजी पेटी खोले नु फाद मुस्तफा ने आके खोलना है। खोल रहे हैं भाभी, खोल रहे हैं। खोलो। बड़ा तड़पाया है। हाँ जी। वाह, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ। मैं देख रहे हैं, अंब देख रहे हैं। ਅੰਬ ਕੱਢੋ यार। अरे मैंगो। मैंगो। ਹੋਰ ਵੀ और कितने मैंगो? साडे मैंगो। ਓਏ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਅੰਬ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਚ ਲਾਇਆ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। नाज़रीन, ये था आज का देश के चलते चलते आज की छोटी सी बात। मजबूत भी टूटते हैं, मशहूर भी टूटते हैं, वक्त की चोट के आगे गरूर भी टूटते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।